हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन हम लोग करने वाले फ्रेंड्स घटना चक्र का प्रभाव अवलोकन क्वेश्चन। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा है बायोलॉजी, सामान्य विज्ञान में दोस्तों बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किए हैं दोस्तों। और उसका जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है अनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर से दोस्तों 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करवाते हुए आ रहे हैं दोस्तों। और जिसमें कि देखिए फ्रेंड्स, इसका हम लोग का ये आखिरी चैप्टर है दोस्तों बायोलॉजी का। दोस्तों ये आखिरी चैप्टर हम लोग करवा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों इसके जितने सारे टॉपिक हुए हैं दोस्तों, 8 से 9 टॉपिक था टोटल, वो पूरा हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों। और इसका दोस्तों हम थ्योरी भी कंप्लीट करवाए हुए हैं दोस्तों, और उसके साथ में 1 से 50 तक क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं दोस्तों, जो कि आपके शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग सेशन को जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग का आज दोस्तों 51 रहने वाला है। देखिए दोस्तों, हम लोग का फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज का, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किस चीज़ का दोस्तों? ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है दोस्तों, विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किस चीज़ का फ्रेंड्स? ये विटामिन ए का ही होगा। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है, क्या होती है दोस्तों? विटामिन ए की मात्रा होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है दोस्तों? ये विटामिन ए के लक्षण के लिए तैयार की गई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है दोस्तों? ये डिफोडिल से बीटा कैरोटीन आता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, गोल्डन राइस सुनसरी धान जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है, जिसके जन्मदाता प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर है। इस चावल का रंग सुनहरा गोल्डन होता है, जिसके जीनों में 2 जीन डेफोडिल से तथा 1 जीन एर्बिनिया यूरेडोवोरा नामक जीवाणु से निवेशित इंसर्टेड किया जाता है। ये तीनों जीन चावल के अपरिपक्व भ्रूणपोष में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक जिरेनिल डाइफॉस्फेट को बीटा कैरोटीन में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक एंजाइम उत्पन्न करता है। बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तथा यह विटामिन नेत्रों के लिए आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाधान सुपर राइस विकसित किया दोस्तों? GS खुश ने दोस्तों। महाधान सुपर राइस विकसित किया दोस्तों GS खुश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, महाधान सुपर राइस का विकास फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के मुख्य प्रजनक डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश GS खुश द्वारा किया गया। इन्होंने वर्ष 1989 में महाधान पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा फ्रेंड्स? देखिए, मानव में संतान के लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें पुरुष की प्रमुख भूमिका होती है। स्त्रियों में X गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका D बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ये गलत है परंतु R सही है। सॉल्यूशन देखिए, मानव में संतान के लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन में पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्म को अर्थात शुक्राणु स्पर्म तथा अंडाणु ओवम का निर्माण होता है तथा ये अगुणित हैप्लोइड होते हैं। इन युग्मकों के निषेचन से युग्मनज जायगोट बनते हैं, जिससे बालक में 44+ XY गुणसूत्र तथा बालिकाओं में 44+ XX गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पुरुष जीन संघटक होता है दोस्तों XY। पुरुष जीन संघटक होता है दोस्तों, ये XY होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है दोस्तों? ऑप्शन C इसका देखिए सही होगा दोस्तों, पुरुष का Y और स्त्री का X। पुरुष का Y और स्त्री का X। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि एनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है कि दोस्तों भ्रूण के लिंग को दोस्तों ये बताता है, एनियोसेंटिसिस। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, एनियोसेंटिसिस गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। इस परीक्षण के तहत विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान उल्वीय द्रव एमनियोटिक फ्लूइड की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथन कारण है दोस्तों। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? कथन देखिए फ्रेंड्स, वैज्ञानिक DNA अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हों, इच्छानुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं दोस्तों। कारण देखिए, DNA के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शंस एडोन्यूक्लिएज तथा DNA लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा दोस्तों, दोनों सही है और सही सोल्यूशन भी है इसका दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सोल्यूशन इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग
द्वारा डीएनए को रेस्ट्रिक्शंस एडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा टुकड़ों में खंडित तथा डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा इन डीएनए के खंडों को परस्पर जोड़ा जा सकता है। रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को सर्वप्रथम नॉर्थन्स एवं स्मिथ ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणुओं से प्राप्त किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1978 में दिया गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्राय समाचारों में आने वाला CS9 प्रोटीन क्या है दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। देखिए दोस्तों कि लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका CS9 प्रोटीन वस्तुतः लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। इसका मुख्य कार्य डीएनए से काटना है। स्पष्ट है कि यह कोशिका के जीनोम में परिवर्तन करने में सक्षम है। जीन संपादन की क्रिस्पर CA9 तकनीक में क्रिस्पर डीएनए अनुक्रमों के नियमित पुनरावृत्ति पैटर्न को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक पुनरावृत्ति के बाद के स्पेसर डीएनए खंड को एडिट करने हेतु CS9 नामक संशोधित प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी कोशिका के डीएनए को निर्धारित स्थान पर काटकर जीनों को हटाया या नए जीनों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा कोशिका में अपेक्षित प्रतिरोधी लक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 63 नंबर में जैव सूचना विज्ञान बायोइन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी देखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन इसका बी दोस्तों सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, बी में है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। दोस्तों सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, किसी जीनोम द्वारा संश्लेषित संपूर्ण mRNA अणुओं को ट्रांसक्रिप्टोन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्टोन कोशिका के दृश्य गतिविधियों और उसके जीनोम में अदृश्य कूट निर्देशों के बीच की गतिमान कड़ी बनाता है। कोई भी प्राणी बदलती परिस्थितियों के साथ कैसे और कितना सामंजस्य स्थापित कर पाता है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा उसके ट्रांसक्रिप्टोम में मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएनए अंतरक्षेप इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। क्यों दोस्तों? तो इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। 1, 2, 4 इसका ऑप्शन सही है दोस्तों। एक में देखिए यह जीन अनभिव्यक्तिकरण जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है दोस्तों। और 3 में देखिए दोस्तों, इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। और 4 देखिए फ्रेंड्स, इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोग प्रजनन के लिए प्रतिरोधी हो। तो 1, 2, 4 दोस्तों हमारा ऑप्शन सही होगा। एक पहले 2 में देखिए, इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। 1, 2, 4 3 नंबर ऑप्शन हमारा गलत होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, आरएनए अंतरक्षेप एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें आरएनए अनुलक्षित mRNA मैसेंजर आरएनए अणुओं को निष्प्रभावित कर जीन अभिव्यक्ति को बाधित करते हैं। यह प्रौद्योगिकी जीन अभिव्यक्तिकरण रोगोपचार के विकास में प्रयुक्त होती है तथा इसे कैंसर रोगियों के उपचार में भी प्रभावी पाया जाता है। साथ ही इसका विषाणु रोगजनकों वायरल पैथोजेंस के लिए प्रतिरोधी फसल पादपों के विकास में भी प्रयोग किया जा रहा है। हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचारों के विकास में आरएनए अंतरक्षेपों का कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट उल्लेखनीय है कि 10 अगस्त 2018 को US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पहली बार आरएनए इंटरफेरेंस आधारित उपचार को स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रित स्थानांतरण प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों? ऑप्शन इसका डी सही होगा। संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है फ्रेंड्स। देखिए, मानव प्रजनन तकनीकों में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रित स्थानांतरण प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग संतान में होने वाले सूत्रकणिका संबंधी अनुवांशिक mtDNA रोगों के प्रसार को रोकने हेतु किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन मतलब अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं दोस्तों? क्या क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बालरज्जु, लार, ये दोस्तों टोटल दोस्तों डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन। अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु निम्न का नमूना लिया जाता है: रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बालरज्जु, लार इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था दोस्तों? सी ऑप्शन से है दोस्तों डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा आर फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में जीन अणु डीएनए का कुंडलीदार सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश विन्यास प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता है। सीढ़ी के दो लंबे डंडे एक के अक्ष रेखा के चारों ओर द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स बना लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है दोस्तों? तो डीएनए की संरचना से फ्रेंड्स, डीएनए की संरचना से दोस्तों। सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, डीएनए को किसने अंतरपात्र में बनाया था फ्रेंड्स? ये आर्थर कोनबर्ग ने दोस्तों पात्र में बनाया था। आर्थर कोनबर्ग ने दोस्तों सर्वप्रथम डीएनए को अंतरपात्र में बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्यक्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स? तो अनुवांशिकी कार्यक्षेत्र में जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, जेम्स डेवी वाटसन अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं जो जीन संरचना की खोजों के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। डॉक्टर वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस विल्किंस को संयुक्त रूप से वर्ष 1962 का चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बायोचिप में क्या होता है दोस्तों? बायोचिप में इसमें दोस्तों आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन ये होता है दोस्तों। बायोचिप में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन होता है। इसलिए बायोचिप अर्धचालकों के समान ही एक चिप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की जगह जैविक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये जैविक पदार्थ डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन के रूप में चिप की सतह से संबंध होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जेनिको प्रौद्योगिकी है। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है फ्रेंड्स? डी सही है दोस्तों इसका। देखिए, मोतियाबिंद से बचाव की तकनीक है दोस्तों। जेनिको प्रौद्योगिकी अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से माँ के गर्भ में स्थित शिशु में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्य जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है दोस्तों? तो इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए सही होगा। औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनके पात्र पदार्थों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, संपूर्ण जीवों मुख्यतः सूक्ष्म जीवों का या जीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थों या जैव प्रक्रियाओं बायोलॉजिकल प्रोसेस के औद्योगिक स्तर पर उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उदाहरणार्थ मदिरा उत्पादन के लिए ईस्ट कोशिकाओं ईस्ट सेल्स का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव आवर्धन से तात्पर्य फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी सही होगा। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीरक नाशियों की मात्रा का बढ़ना दोस्तों। यही ऑप्शन इसका बी नंबर सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, किसी उत्तरोत्तर पोषण स्तर में जीवों में खरपतवारनाशी तथा कीटनाशी की सांद्रता का बढ़ जाना जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है दोस्तों। जीन प्रतिचित्रण दोस्तों, जीन प्रतिचित्रण देखिए, जीन अभियंत्रण जेनेटिक इंजीनियरिंग में नवीनतम में विकसित तकनीक जीन प्रतिचित्रण जीन मैपिंग है। डीएनए अणुओं में न्यूक्लियोटाइड एकलकों के अनुक्रमों सीक्वेंसेस का तथा इन अनुक्रमों में जीनों का पता लगाकर डीएनए अणुओं के मानचित्र को तैयार किया जाता है। इसे जेनोमिक्स या जीन मैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पीड़कों के प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए फ्रेंड्स सही होगा। 1, 2, 4 इसका सही है दोस्तों। सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, 4 उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना दोस्तों। 1, 2, 4 ये ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा दिक्कत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए, जीवाणु भोजियों इस संबंध में कौन से कथन सही हैं दोस्तों? ऑप्शन इसका सी सही होगा दोस्तों। 1, 2 और 2 दोनों जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। नीचे देखिए कथन दोनों सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं जीवाणु भोजी कहलाते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। अतः 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाता है जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को कहेंगे दोस्तों
आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहेंगे दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, मानव वृद्धि हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन का प्रयोग करके समान आकार को 8 गुना बड़ा चूहा पैदा करने की क्रिया को आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इस प्रकार इस तकनीक द्वारा न केवल जीनों के स्वरूपों में संशोधन करके जीवों के आकार एवं गुणों का परिवर्तित किया जाता है, बल्कि इससे पूर्णतः एक नए जीवों का भी निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कथन और कारण है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, कथन देखिए फ्रेंड्स, बलात्कार एवं हमले के मामलों में ऊपर निहित की पैतृकता एवं पहचान स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के शक्तिशाली उपकरण बनेगा फ्रेंड्स। ये सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन और कारण देखिए इसका फ्रेंड्स, डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार एवं शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त है। दोनों सही है दोस्तों, और सही व्याख्या भी ये हमारा कर रहा है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, बलात्कार हत्या के मामले में अपराधियों की पहचान करना तथा पैतृकता को स्थापित करने, अनुवांशिक लोगों की पहचान करने इत्यादि में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके विश्लेषण हेतु अपराधी के बाल, लार तथा शुष्क वीर्य ड्राई सीमेन जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त है। यह जांच तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी वंश एवं व्यक्ति के गुणसूत्रों को विशिष्ट अनुवांशिक गुण प्रदान करने वाले आधार डीएनए का एक निश्चित स्वरूप होता है, जो कि उस व्यक्ति एवं वंश के संबंधियों के अनुरूप ही होगा तथा किसी भी दो व्यक्तियों के डीएनए प्रतिरूप कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, शिशु का पितृत्व स्थापित करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस तकनीक का उपयोग बलात्कार, हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के मामले सुलझाना, आनुवंशिक रोगों की पहचान करना, पशुओं की वंशावली विश्लेषण तथा वांछित पेड़ पौधों के चयन के लिए किया जाता है। यह जांच तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी वंश एवं व्यक्ति के गुणसूत्रों को विशिष्ट अनुवांशिक गुण प्रदान करने वाले आधार डीएनए का एक निश्चित स्वरूप होता है, जो कि उस व्यक्ति एवं वंश के संबंधियों के अनुरूप भी ही होगा तथा किसी भी दो व्यक्ति के डीएनए प्रतिरूप कभी एक समान नहीं हो सकते हैं तथा इस तकनीक को डॉक्टर लाल जी सिंह का नाम जुड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है दोस्तों? तो डीएनए अंगुली छाप दोस्तों, ये सहायक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है दोस्तों, क्या है? डीएनए बहुरूपता है दोस्तों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार डीएनए बहुरूपता है दोस्तों। मनुष्य के डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जिनका अनुक्रम भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक मनुष्य की सभी कोशिकाओं में इनका अनुक्रम समान होता है, जो उस मनुष्य एवं उसके वंश के संबंधियों के समान ही होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति विशेष को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के पहचान की विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस तकनीक का विकास वर्ष 1985 में सर एलेक जेफ्रेज ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तित्व पहचान को निर्धारित करने के लिए आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था दोस्तों? तो 1983 ईस्वी में हल किया गया था दोस्तों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में किसी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे रुधिर, बाल, लार, वीर या अन्य कोशिका स्रोतों के सहारे उसके डीएनए की पहचान की जाती है। वर्ष 1983 में इंग्लैंड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा एक लड़की हत्या का मामला हल किया गया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है दोस्तों? तो उपरोक्त सभी क्षेत्रों में होता है फ्रेंड्स। केवल न्यायालय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पैतृक विवाद में, केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में, सब में होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखिए, मानव शरीर की असंख्य कोशिकाएं शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु ओवम से मिलने से बने युग्मज जायगोट के अनगिनत विभाजन से बनती है। इस आदि कोशिका में माता और पिता द्वारा प्रदत्त गुणसूत्रों की संख्या समान होती है तथा इन गुणसूत्रों को विशेष आनुवंशिक गुणों को प्रदान करने वाला कारक भी डीएनए है। मनुष्य के डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जिनका अनुक्रम भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक मनुष्य की सभी कोशिकाओं में इनका अनुक्रम समान होता है, जो उस मनुष्य एवं उसके वंश के संबंधियों के समान ही होता है, और इस कारण एक व्यक्ति विशेष को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जा सकता है। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के आधार पर किसी व्यक्ति को पहचान की विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस तकनीक
विकास वर्ष 1985 में सर एलेक जेफ्रेज ने किया। इस तकनीक का प्रयोग न्यायालयीय विश्लेषण, पैतृक आनुवंशिकता निर्धारण, संकटापन्न प्राणियों की रक्षा आदि में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कथन कारण है दोस्तों, और कौन सा सही है दोस्तों इसका। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। कथन देखिए फ्रेंड्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार पदों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया, बिल्कुल सही है। कथन देखिए, डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं, सही है दोस्तों। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग अपराधियों मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तित्व पहचान को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इस पद्धति में किसी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे रक्त, बाल, लार, वीर आदि के द्वारा इसके डीएनए की पहचान की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान तो अंगुली छाप क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका दृष्टिपटल क्रमवीक्षण, वाक अभिज्ञान, परितारिका क्रमवीक्षण, ये दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जीवमितीय पहचान बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किसी व्यक्ति के गुणों या विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर की सहायता से उसकी पहचान निर्धारित करने का एक तरीका है, जिसका प्रयोग प्रवेश को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। बायोमेट्रिक्स इंस्टीट्यूट्स के अनुसार जीवमितीय या बायोमेट्रिक्स पहचान के निम्न प्रकार: डीएनए मिलान, मैचिंग, कान के आकार के आधार पर, परितारिका के आधार पर, दृष्टिपटल के आधार पर, चेहरे की पहचान अंगुली छाप आधारित, अंगुली के 3D ज्यामितीय विन्यास के आधार पर, व्यक्ति की चाल के आधार पर, हाथ की ज्यामितीय विशेषताओं के आधार पर, गंध के आधार पर, टैपिंग के अनोखेपन पर आधारित, वाक विज्ञान, वॉइस रिकॉग्निशन पर आधारित, अंगुली या हथेली के नसों के विन्यास के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने डेवलप करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो डी ऑप्शन सही है दोस्तों, फ्लोरोसेंट पाउडर। अंगुली के निशान के बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु फ्लोरोसेंट पाउडर प्रयुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जाता फ्रेंड्स। ये ऑप्शन सी देखिए फ्रेंड्स, क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन ये ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, क्लोन का तात्पर्य है प्रतिरूप। इसके अंतर्गत जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप से नस्ल उत्पन्न की जाती है, जबकि ट्रांसजेनिक पराजनी के अंतर्गत जीन का स्थानांतरण एवं प्रतिरोपण प्लांटेशन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अब इच्छित गुणों वाले जीनों का प्रवेश पौधे में कराया जाता है। इससे पौधे में जिनमें बाय डीएनए शामिल हो ट्रांसजेनिक कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक चूहे, खरगोश, सुअर इत्यादि पैदा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों। ऑप्शन इसका बी देखिए फ्रेंड्स, बी सही होगा, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखिए एक बार। कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवांशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। अगर नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियां एक प्रमुख भूमिका निभाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, तो उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन सभी जीवों के वंशागत परिवर्तन है, यह स्वतः या प्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जा सकते हैं। उत्परिवर्तन किसी जीन के अंदर अनुक्रम आधार परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य क्या कहलाता है दोस्तों। तो बहुप्रभाविता कहलाता है। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य बहुप्रभाविता कहलाता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है लाल रक्त कोशिका आरबीसीएस का हंस्याकार कोशिका अरक्तता रोग, जिसमें आरबीसी का आकार हंसियानुमा हो जाता है। यह रोग एक अप्रभावित जीन के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु, देखिए फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सही से नहीं दिया है। देखिए सॉल्यूशन का देखिए, जीन उपचार जीन थेरेपी का उद्देश्य शरीर के समान कोशिकाओं को बनाए रखने के लिए शरीर की कोशिकाओं में समान जीनों को प्रवेश कराकर त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य करने से रोककर तथा पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सहित जीन से बदलकर बीमारी का निदान करना होता है। सोमेटिक जीन थेरेपी मानव के अनुवांशिक बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त की जा रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर से बचा हुआ दोस्तों। ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ दोस्तों अनुवांशिकी का। और सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और किसी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।